हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मुझे लगता है आपकी नेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर 1 में आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि अगर हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो हमारी निश्चित ही आगे भी हमारा बहुत ही अच्छे से पेपर जाता है, ऐसा देखा जाता है। पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, तो ये अब हम एंड में प्रैक्टिस टाइप की वीडियोस पे ध्यान देते हैं, जिसमें क्वेश्चंस के माध्यम से हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू फिजिकल सेटिंग, शेयर्ड बिलीफ्स, वैल्यूज़, नॉइज मैनिपुलेशन, कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें आप देखेंगे चॉइसेस ऐसे दे रखी है, ए बी डी ओनली, बी सी एंड डी ओनली, ए बी सी एंड ई ओनली, सी डी ई ओनली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन क्या होता है, ये देखिए इधर। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स डायरेक्टली बिटवीन इंडिविजुअल, एसेंशियली रिलाइंग ऑन अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेक्ट्स. This type of communication is based on a common codes of beliefs, values and experiences. It is about interpreting and understanding each other's thought and feeling beyond just words. हमारे beliefs, experiences, values के माध्यम से जो एक सामने वाला व्यक्ति सोच सकता है, मतलब आप मेरे को बहुत अच्छे से परिचित जानते हो, तो आप जानते हो मैं किस तरीके की मेरी थिंकिंग है, मेरा किस तरीके का नेचर है, क्या मेरे थॉट्स हैं। तो इन चीज़ों के माध्यम से जो बिना कहे आप मेरे बारे में बातें समझ लेते हैं, वो हम कहेंगे माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे फिजिकल सेटिंग, अगर बाय चांस मैं आज ऐसा बैठा हूँ और आप मेरे बारे में समझते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि उदास हूँ, या जो हमारे आपस के बीच में मान्यताएं शेयर्ड हैं, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि मेरे क्या वो है। मेरी वैल्यूज़ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या सोच कहना चाह रहा हूँ। और कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं कोई किसी संदर्भ से बात कर रहा हूँ तो भी आप समझ सकते हो। तो इसीलिए ए बी सी और ई, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होता है। एक रह जाता है नॉइज मैन्युपुलेशन। नॉइज मैन्युपुलेशंस तो एक्चुअली कम्युनिकेशन में डिस्ट्रप्शंस पैदा करता है, जैसे कि हमारी नॉइज अच्छे से नहीं जा पा रही है, नॉइज हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस है, ये हमारे डिस्टर्ब करता है कम्युनिकेशन को। देखिए लिखा है, नॉइज मैनिपुलेशन इज द इंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस और इंटरफेरेंस टू डिस्टर्ब कम्युनिकेशन. This is the opposite of what mind-to-mind communication aims for, as it obstructs clear understandings because it obstructs clear understanding. अगर मैं अभी आपकी थोड़ा बोलता बोलता ऐसा करूँ, हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, या मैं ऐसा बोल, तो इस तरह की चीज़ें आवाज़ कम ज़्यादा सुनाई ना देने से कह रहे, इस तरह की बातें से तो सिर्फ कम्युनिकेशंस में डिस्ट्रप्शंस ही आते हैं। तो इसीलिए मेनली फिजिकल सेटिंग, शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज़ और कॉन्टेक्स्ट, यही इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं, इसलिए सी ऑप्शन आप सभी देखेंगे इसका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। ये सभी की सभी 2024 की जुलाई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो अभी रिसेंट हमारे बीच में नेट गया है दिसंबर से पहले जस्ट, उसी के ही क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए आप लोगों को इसको ध्यान से देखना चाहिए कि बिल्कुल करंट में भी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट्स रैंक्ड फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सिस टाइम। स्लोएस्ट से फास्टेस्ट लगाना है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी होती हैं। ये जो टर्म है ना, स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, हम लोग पढ़ तो लेते हैं और लगा भी देंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है दिमाग में हमारे चल रहा है फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट लगाना है, फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, तो हम वही लगाते रहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस में ये चीज़ें ध्यान देनी है, स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट इसमें लगाना है आपको। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा स्लो ऑप्टिकल ड्राइवर्स होते हैं। क्यों होते हैं ऑप्टिकल ड्राइवर्स सबसे स्लो? क्योंकि ऑप्टिकल ड्राइवर जैसे सीडी, अगर आप किसी में इंसर्ट कर रहे हो सीडी, तो वो पहले इंसर्ट करोगे, फिर वो रीड होएगी, फिर वो लोड होएगी, फिर उसके बाद आप उसको देख पाएंगे उसमें क्या है। तो इसलिए सबसे स्लो ऑप्टिकल ड्राइवर्स हैं, फिर एसएसडी, फिर रैम, और सबसे वो फास्ट में हमारे सीपीयू की कैशे मेमोरी। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब है आगे थर्ड क्वेश्चन, व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प्स अ ग्रुप टू अचीव इट्स गोल इट इज़ नोन एज। कि जब हम किसी ग्रुप के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो हमारा ग्रुप है पूरा, तो उसमें हमें कोई हमारे को गोल है हमारा अचीव करना है कि पूरे ग्रुप के बीच में कोई हम बात अपनी रख रहे हैं, तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? वो डिसरप्टिव होगा, प्रोमोटिव होगा, काउंटर एक्टिव है, या डिवोशनल है?
तो आप देखते जाइए, जैसे डिसरप्टिव है, तो डिसरप्टिव कम्युनिकेशन तो क्या होता है, डेट हिंडर्स द ग्रुप प्रोसेस बाय कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द टास्क एट हैंड और अंडरमाइनिंग टीम डायनामिक्स। कि डिसरप्टिव तो वो होगा जो हमारे मेन गोल्स हैं उसी से ही हमें हटा दे, हमें भगा दे, डिसरप्शन पैदा करे। मतलब कि आपने कोई ऐसी बात कर दी, चर्चा चल रही थी चीनी की, आप लेकर आ गए सफ़ेद नमक भी होता है और पिछली बार आपने नमक भेज दिया, तो मैंने इस तरह से आप चीनी से तो आपने विषय रखा नहीं, सब्जेक्ट जो चल रहा था, आप अपनी नमक से आपने पूरे ग्रुप का डिस्कशन को डिसरप्टिव कर दिया, और वो जो हम जिस चीज़ के लिए डिस्कशंस करने ग्रुप आया था वो ही नहीं हो पाया, तो उसे कहेंगे डिसरप्टिव रोल। तो ये तो अचीव गोल नहीं कर सकता जो हमारे यहाँ पे लिखा है, टू अचीव इट्स गोल, तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, वो इनकरेक्ट है। उसके बाद प्रमोटिव रोल। प्रमोटिव रोल ये होता है कि जो भी चीज़ आपको प्रमोट करनी है ग्रुप में, वो आप वही वहाँ पर कर रहे हो, तो एक तरह से आप गोल को अचीव कर रहा है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी आगे देख सकते हो आप काउंटर एक्टिव रोल और डिवोशनल रोल, ये किस लिए करेक्ट नहीं है। काउंटर एक्टिव रोल में सिर्फ हम ये बात को करने लगते हैं कि जैसे कि इस चीज़ पे मैं एग्री कर रहा हूँ, इस चीज़ पे नहीं एग्री कर रहा हूँ, डिसएग्री, एग्रीमेंट, इस तरह के डिसएग्रीमेंट मेनली इसमें हम करते हैं, तो काउंटर एक्टिव होता है। और डिवोशनल की जैसे कोई व्यक्ति इस ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड, तो उसका ही महिमा मंडन, उसी के बारे में हम ये कहने लगते हैं कि जैसे एडमिरेशन ऑफ द ग्रुप लीडर, और इस तरह की चीज़ें करने लगी, तो जिस तरह का ग्रुप पे टॉपिक था वो नहीं बात करी, इन तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो डिवोशनल हो जाता है। इसीलिए डिसरप्टिव, काउंटर एक्टिव और डिवोशनल ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है प्रमोटिव रोल, वो इसमें करेक्ट है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन में ध्यान देना है। आज फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस से, आईसीटी से, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ब्रिज, मॉडेम, स्विच और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ब्रिज, तो ब्रिज जो होता है ना, ब्रिज क्या होता है कि ये दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशंस के, कन्वर्ट करना इसका काम नहीं होता। ब्रिज मतलब जैसे दो नदी, माने हमारे दो नदी का एक बैंक से नदी के दूसरे बैंक पे जो कनेक्शन, सिर्फ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, कन्वर्जन इसका काम नहीं है, तो इसलिए ब्रिज नहीं हो सकता है। मॉडम, मॉडम इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप देखेंगे मॉडम की जो फुल फॉर्म है ना, स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, तो इसका काम ही ये होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग करना, एनालॉग को डिजिटल करना, तो इसलिए मॉडम इसका करेक्ट आंसर है। स्विच फिर भी हम देख लेते हैं नीचे के दो और क्यों नहीं है, कई बार क्या होता है कि ठीक है अब की बार मॉडम से आ गया, क्या हो सकता है स्विच या एनआईसी से आ जाए। तो स्विच क्या होता है, ये ट्रैफिक डाटा, जो डाटा का ट्रैफिक है ना उसको मैनेज करता है, उसको मैनेज करना स्विच का काम होता है, कि किस जगह पे कैसे पहुंचाना है, वो स्विच का काम होता है। और एनआईसी जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो तो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है, तो वो भी इसका ऑप्शन नहीं है। कन्वर्जन किसी का भी में से काम नहीं है, सिर्फ मॉडम का ही काम है। बाकी ब्रिज जो है वो तो सिर्फ ब्रिज जो है वो कम्युनिकेशंस के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। स्विच जो है उसको किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना ये हेल्प कर रहा है। और एनआईसी तो एक ऐसा कार्ड है जो कंप्यूटर में नेटवर्क से कनेक्शन ला रहा है। मॉडम ही एकमात्र ऐसा बचता है जो कि डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल करता है। डिजिटल जो होते हैं सिग्नल्स, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ, वो 0 और 1 इन चीज़ पे चलते हैं। और जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो जैसे साउंड वेव, रेडियो वेव्स, तो वैसे वेव में होते हैं। और डिजिटल्स ऐसे होंगे एकदम ऐसे रेक्टेंग स्क्वायर, एकदम फाइन लाइंस बनाते हुए होते हैं। और एनालॉग इस तरह से वेव्स में हो सकते हैं, साउंड वेव, रेडियो वेव्स, ये सब एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो जो डिजिटल स्ट्रक्चर है उसको एनालॉग में करना और एनालॉग स्ट्रक्चर को डिजिटल में करना, ये काम मॉडम का होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है हायर एजुकेशन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। आप ये देखना, ये वाला टॉपिक मैंने देखा अभी 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, हायर एजुकेशन की हिस्ट्री, ये दो क्वेश्चन इसमें देखे जा रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को कवर करके जाएं, मैंने इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। इंडियन एजुकेशन कमीशन, कैलकट्टा यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। जो इंडियन एजुकेशन कमीशन था वो कोठारी कमीशन था, जो कि बहुत बाद में आया था, 1964 में आया था, तो इसीलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस का इससे पहले अगर कोई ऑप्शन हमें मिलता है तो हम देखते हैं, ये 1964 में आया था। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंस से पहले ही आ चुका था,
ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आया था। स्पेशली फोकस उसका कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए ही था, उसको बढ़ाने के संदर्भ में था। तो इसीलिए ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछा था तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको राधा कृष्ण कमीशन भी बोलते हैं, और ये 1948 में 1947 में इंडियन हमारी इंडिपेंडेंट हुई थी, और 1948 में तुरंत ही राधा कृष्ण कमीशन, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, ये आया था पोस्ट इंडिपेंडेंस में। इसीलिए ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। थर्ड लास्ट और देख लेते हैं क्या है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, अगेन इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा आया गया था। तो ये तो और बहुत पहले की बात होगी, इंडिपेंडेंस से 45 ईयर्स पहले की बात होगी, इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बचता है। तो सिर्फ एकमात्र करेक्ट ऑप्शन इसमें बचता है सी ऑप्शन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि इंडिपेंडेंस होते ही तुरंत आया था, जिसको राधा कृष्ण कमीशन भी बोलते हैं। तो आप इसमें 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस उस तरीके से भी आ रहे हैं और इस तरह से बीच में भी पूछ रहे हैं। इसमें भी सिर्फ क्रोनोलॉजी जिसको ध्यान होगी वो इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकता था। अब थोड़ा सा मैं मैथ्स के भी क्वेश्चंस इसमें लाया हूँ, क्योंकि मैथ्स भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है हम हिस्ट्री बेस्ड जो भी मैं क्वेश्चंस दिखा रहा था, कम्युनिकेशन साइंस बेस्ड या रिसर्च टीचिंग, अभी मैंने इसमें नहीं ली है, वो अलग से ही मैं पूरा लूँगा। तो रिसर्च टीचिंग है, ये भी जो कोई भी टॉपिक है, इन्वायरमेंट या कुछ भी, वो बड़े डायनामिक हैं। तो आप उसमें आपने जितना पढ़ा है उस समय ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस आपके वहाँ उस समय माने आपके एजुकेशन के बेस्ड वहाँ पे आपके लिए आ जाएं। तो स्कोर करने के लिए हमारे पास 15 क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे होते हैं। 5 क्वेश्चन तो मैथ्स और रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन DI के, और 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। तो अगर हम ये 15 क्वेश्चन को भी टारगेट करें, माने मैथ्स अपनी अच्छी लेके चलें और DI और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करें, और इसके अलावा जब आप इतने सारे टॉपिक्स के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो 15 अराउंड उसमें भी हो जाता है। तो 30 अराउंड क्वेश्चंस आपके 50 में से हो जाते हैं, तो जो कि अबव 50% रिजल्ट हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा स्कोरिंग रिजल्ट वो हो जाता है। तो इसलिए हमें 15 क्वेश्चंस इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने चाहिए। और एक तरह से स्टैटिक क्यों है कहता हूँ मैं इनको, क्योंकि ये आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं। बाकी तो डिजिट्स ही चेंज होएंगी, जो कुछ चेंज होएगा वो आप वहाँ कर सकते हो, लेकिन वो बड़े काफ़ी डायनामिक है, क्योंकि उसमें रोज़ ही कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती है। कितना हम अपडेट हो पाते हैं नहीं, तो इसलिए वहाँ पे चांसेस कम रहते हैं। तो इसीलिए मैंने लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बेस 10 इक्विवेलेंट ऑफ बेस 4 नंबर 3013। बेस 10 निकालने के लिए बेस 4 नंबर का सबसे ईजी तरीका होता है कि जो भी वो नंबर है उसको राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड 0 to 1 से 4 की पावर में रेज करके मल्टीप्लाई करते जाओ। देखिए कैसे करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा है 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3, 4 की पावर 0, फिर उसके बाद 1, उसको 4 की पावर 1, फिर उसके बाद 0, 4 की पावर 2, फिर 3, 4 की पावर रेज टू 3। इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होएगा, 3 इंटू 4 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1, 1 इंटू 4 की पावर 1 इक्वल टू 4, 1 इंटू 4, 0 इंटू 4 की पावर 2 इक्वल्स टू 16, 0 इंटू 16, एंड 3 इंटू 4 की पावर रेज टू 3 इक्वल्स टू 64, तो 3 इंटू 64, देन 3 इंटू 64 192, 0 इंटू 16 इक्वल्स टू 0, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 1 3। Now add these numbers, 92 plus 4 192 plus 4 196, 196 plus 3 is equals to 199. So the number 199 is the correct answer for the base 10, and here you see option C, which is 199. So option C is the correct solution for this question. Hope you all understand. Again I tell you that what you have to do from the left hand side, उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ चलना है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलना है आपको। और क्या करना है आपको, क्योंकि बेस 4 लिखा है तो 4 से ही पावर बनानी है 4 की। लेफ्ट में जो नंबर है उस पर 0, फिर सीधे बढ़ते जाओ 1 2 3 ऐसे करते जाइए। तो देखिए 4 की पावर 0 रखी यहाँ पे 4 की 1, यहाँ पे 4 की 2, 4 की 3। हर एक नंबर को अपन ने उनसे गुणा करना है, 3 को 1 से, 1 को 4 से, 0 16 जो आंसर आ रहे हैं, और फिर उन जो आंसर आए उसको ऐड कर देंगे डिजिट्स को, तो बेस 10 पे नंबर निकल आता है। आगे अगला क्वेश्चन है, अ मोटर बोट कवर्स सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम in 5 hours but takes 6 hours to return upstream to the starting point.
द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 4 किलोमीटर पर आवर, द व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मोटर इन स्टिल वाटर। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होता है, आप लोगों को देखने में इतना भारी लगता है कि क्या होगा। देखिए मैं क्वेश्चन पहले बता देता हूँ क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव है, जब वो नदी में नीचे की तरफ जाती है तो उसको पहुंचने में उतनी एक दूरी पे 5 घंटे लगते हैं, और जब वो दोबारा वहाँ से वापस अपने जहाँ से आई है वहाँ पर आती है ऊपर की तरफ, तो उसको 6 घंटे लगते हैं वापस आने में। तो आपको ये बताना है कि अगर नाव सीधे पानी में चलती है तो नीचे और ऊपर जा रही है, अगर स्टिल वाटर सीधा पानी होता है समतल उसमें चलती तो नाव की स्पीड क्या होती। देखिए क्वेश्चन किस तरह से होता है ये, जब नाव नीचे जा रही है तो जो नाव की स्पीड होगी वो तो होगी, इसके साथ ही क्या है कि जो पानी की स्पीड नीचे बहने की है वो नाव की स्पीड में जुड़ जाती है, और जब नाव ऊपर आ रही है जैसे, तो जो नाव की स्पीड है वो तो है ही, परंतु जो पानी की स्पीड बहने की है वो नाव की स्पीड से घट जाएगी। माने ऐसा समझो, अगर आपकी नाव 40 की स्पीड पे चल रही है और सपोज करो पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है, तो 40 और 3 43, 40 एंड 3 प्लस कर देंगे, 43 की स्पीड से तो नाव नीचे आएगी। लेकिन वही नाव जब ऊपर जाएगी तो 40 तो स्पीड नाव की, लेकिन 3 से क्योंकि पानी आ रहा है तो उसकी स्पीड 40 माइनस 3 37 हो जाएगी, तो वो ऊपर जाएगी, तो वो ऐसे जाएगी। तो आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चंस में जब हम कह रहे हैं कि एक नाव ऊपर से नीचे आ रही है 5 घंटे में, नीचे से ऊपर जा रही है 6 घंटे में, तो उसका एवरेज स्पीड, वो एवरेज कर रहा हूँ, स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी ये हमें बताना है। तो डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, क्योंकि जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ आई है और यहाँ से शुरू होकर वहाँ गई, तो डिस्टेंस तो सेम है, टाइम बस वेरी कर रहा है। तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो हम उसी को यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे करना है हमको, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है, हम मान लेते हैं नाव की स्पीड हमें नहीं पता x है, तो x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना पानी की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x प्लस 4 कितना समय लग रहा है, डिस्टेंस हो गया है तो हमारा x प्लस 4 इंटू टाइम, तो हमें क्या करना, स्पीड इंटू टाइम होता है ना डिस्टेंस, तो स्पीड होगी हमारी x प्लस 4, टाइम है हमारा 5 आवर्स। ऐसे ही इधर स्पीड हो जाएगी x माइनस 4, क्योंकि पानी की घटेगी जब ऊपर चढ़ रही है, टाइम है हमारा 6, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो दोनों डिस्टेंस सेम है इसलिए हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे। देखिए x प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 इंटू 6, तो ये हमारी दो इक्वेशन है, हमने इनको सामने रखा। अब कुछ नहीं करना, इसको हमें सोल्व करना। देखिए कैसे होएगा, x प्लस 4 इंटू 5 है, तो x की पहले 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दो 5x, फिर 4 की 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दो 20, ऐसे इधर 6 की x से मल्टीप्लीकेशन करोगे 6x, 4 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस इधर ले लेंगे सारे, माइनस इधर ले लेंगे, तो देखिए 20, क्योंकि माइनस का इधर जाएगा हमारा इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो 20 प्लस 24, और 5x क्योंकि प्लस का था वो हमारा इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x माइनस 5x, 6x में से 5x जाएंगे तो x बचेगा, और 20 प्लस 24 44, तो x की वैल्यू आ गई 44। तो नाव की जो हमारी बोट है उसकी स्पीड जो है वो 44 किलोमीटर पर आवर है, जो कि सी ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं दोबारा बता देता हूं किसी को समझ में नहीं आया हो। डिस्टेंस देखिए दोनों जगह सेम है, नाव एक बार नीचे आ रही है एक बार ऊपर जा रही है, यहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ, तो डिस्टेंस दोनों जगह सेम है। तो डिस्टेंस सेम होने के कारण से ना सिर्फ हमें डिस्टेंस के फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम का यूज़ करना है। तो जब नीचे आ रही है तो जो नाव की स्पीड है x वो, और उसमें जो पानी की स्पीड है वो, दोनों जुड़ के स्पीड बन रही है, तो x प्लस 4 जो टाइम लग रहा है उसको हम मल्टीप्लाई में 5, तो x प्लस 4 इंटू 5, और ऊपर जब जा रही है जो मैंने पहले बताया नाव की स्पीड में से पानी की स्पीड घट जाती है, तो x माइनस 4 इंटू में जो टाइम लग रहा है 6, क्योंकि डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, तो x प्लस 4 इंटू 5 इक्वल्स टू x माइनस 4 इंटू 6 हो जाएगा। और फिर जब हम इसे सोल्व करेंगे x को 5 से मल्टीप्लाई, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 24, और जब हम इनको सोल्व करेंगे इधर राइट हैंड साइड पे ले जाकर, तो x की वैल्यू 44 आ जाती है, जैसे इसमें कर रखा है। तो बड़ा इजी पड़ता है ये करना, ये देखने में भारी लगता है लेकिन होता नहीं है। देखिए इसी तरह से मैंने एक और क्वेश्चन ये लिया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2025 में आया अभी रिसेंट जनवरी में ही। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये और ईजी है। देखिए क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। जो स्टिल वाटर है उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, जो नदी का बहाव है
वो 1 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड है, 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अब एक मैन जो है अपने प्लेस से 24 किलोमीटर जाता है और फिर दोबारा वापस आता है, माने वो समझो ऊंचाई पे रहता है तो पहले 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा। बोट की स्पीड हमें पता है 5 किलोमीटर है, पानी की 1 किलोमीटर, तो पहले 24 किलोमीटर जाता है और फिर वो 24 किलोमीटर वापस आता है। तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सिंपल है, हमें क्या करना है, देखो वही डिस्टेंस का फॉर्मूला ले लीजिए आप दोबारा। हमारा टोटल डिस्टेंस 24 है। जब हमारी डाउन स्ट्रीम में नाव ऊपर से नीचे आएगी तो 5 नाव की जो स्पीड है 5 है और जो हमारी वाटर की स्पीड है वो 1 है, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। अब इनटू में हमें यहाँ पे टाइम चाहिए, क्या है वो टाइम वो हमें अभी नहीं पता है, और इजुकल टू 24 है। तो आप देखेंगे 6 × 4 इजुकल टू 24 होता है। हमें बड़े इजी से हम सॉल्व कर सकते हैं, या सीधा अगर किसी को इतना भी नहीं आ पा रहा हो तो यह 5 + 1 6 हो जाता है। तो 6 डिवाइडेड 24 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो भी आपका 4 आंसर आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है अप स्ट्रीम की स्पीड में 5 - 1, क्योंकि ऊपर पानी की स्पीड घटती है, 5 - 1 इनटू में हमें ये निकालना है, इजुकल्स टू 24 दे रखा है हमारे सामने। तो फिर दोबारा आप वो करेंगे तो 5 - 1 होता है 4, तो 4 इंटू डैश इक्वल टू 24, तो 4 6 × 24 6 आएगा। तो यहाँ पे 4 6 × 24, तो आप देखेंगे 4 और 6 दो हमारे बीच में, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम 4 + 6 = 10, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 10 आवर। बड़ा सिंपल तरीका है करने का, सिर्फ एक छोटी सी इक्वेशन बनानी है, बाकी तो क्वेश्चन ऐसे जैसे 2nd या 3rd क्लास के स्टूडेंट में हो कि 6 × डैश इक्वल टू 24, 4 × डैश इक्वल टू 24। तो जैसे 6 का टेबल या 4 का टेबल जब बच्चों को याद कराते हैं तब बच्चे ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। बस आपको सिर्फ इसको वर्ड प्रॉब्लम में है तो उस तरीके से समझ के लिखना है, तो आप तुरंत इसका आंसर कर लोगे, ईजी है। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट कंप्यूटर मेमोरी साइज आर ट्रू। ये कंप्यूटर साइंस से मैंने दोबारा एक अगेन क्वेश्चन लिया, यह भी आया है जुलाई 2024 में। तो हमें इनमें से सेलेक्ट करना कौन सी करेक्ट है। आप देखिए 25 KB इज लार्जर देन 100 MB, 25 KB क्या 100 MB से लार्जर है। 99 MB इज लार्जर देन 50 GB, 999 MB 50 GB से लार्जर है। 3500 KB इज स्मॉलर देन 2 KB, 2350 बाइट्स से स्मॉलर देन 2 KB। देखिए बड़ा इजी है, यहाँ पे नीचे मैंने लिख रखा है, देखो 1 KB इक्वल्स टू 124 बाइट्स। तो अगर हम आप इसको देखेंगे यहाँ पे तो सीधी सी बात है, देखो एक 1 MB में 124 KBs होते हैं, तो 25 KB लार्जर देन 100 MB, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट ही हो गया। अब 99 MB यहाँ पर आ जाए, MB इज लार्जर देन 50 GB, ये क्योंकि 1 GB में 124 MBs होते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब अगर हम बात करें 3500 KB स्मॉलर देन 2 GB, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि 1 GB में 124 MBs होते हैं, 1 MB में 124 KB होते हैं, और हेयर वी हैव 3500 KB which is equivalent to around 3.5 MB, so it is right, so this is true. Now the D statement, 2350 bytes is smaller than 2 KB. If you see here, then 2 KB is equals to 248 bytes. So 2350 bytes is greater than 2 KB, not smaller than 2 KB. तो ये भी रॉन्ग ही है, सिर्फ ऑप्शन सी ही, स्टेटमेंट सी ही करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो चॉइस है ऑप्शन बी की, सी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे ध्यान देंगे। हमारा 10th लास्ट इस पीपीटी का अभी की प्रैक्टिस में हम आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा आज, ऐसे हम 10-10 करके प्रैक्टिस करेंगे। द सेकेंड 5 ईयर प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये किस चीज़ से क्वेश्चन है, इकोनॉमी को लेकर एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर प्लानिंग कमीशन चला करता था, अब नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, तो वो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए प्लान बनाता था कि इन 5 साल देश की ग्रोथ किस तरीके से करनी है। तो ऐसा जो सेकंड प्लानिंग कमीशन आया था
उसने यूनिवर्सिटीज़ के लिए कौन सी एजुकेशन कमीशंस की चीज़ों को, रिकमेंडेशंस को उसमें एक्सेप्ट किया था, ये हमें बताना है। तो देखिए कौन कौन से कमीशन थे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया, रूरल हायर एजुकेशन कमीशन, कमेटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़, 3 ईयर डिग्री कोर्स कमेटी। तो आपको ये पता ही होगा यूनिवर्सिटी कमेटी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है राधाकृष्ण कमीशन था, तो इसलिए इसकी तो बात मानी गई थी। लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि लैंग्वेज पे उस समय चल रहा था काम, इसलिए इसकी भी बात मानी गई थी। उसके बाद बात करते हैं हम रूरल हायर कमीशन। तो रूरल हायर कमीशन के लिए इन्होंने उस समय इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि सेकंड प्लानिंग कमीशन का जो फोकस था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेशन वाइड एजुकेशन को पहले एक्सेस कराना था। तो रूरल हायर एजुकेशन कमीशन कमेटी की बात उस समय नहीं थी, उस समय बात ही नहीं थी ये। और कमेटी ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़, देश के पास उस समय इतना पैसा ही नहीं था कि वो पहले अपनी जो एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्सिटीज़ उनको अच्छे से रन कर ले या नई इस्टेब्लिश कर ले। तो इसीलिए सेकंड प्लानिंग कमीशन ने ये कहा था कि जो अभी हमारी चल रही हैं हम सिर्फ उन्हीं को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे, पहले उन्हीं में ही जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करना है, ना कि नई अभी इस्टेब्लिश करना है। इसीलिए कमेटी ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़ उस समय नहीं थी कोई भी ऐसी बात कि कोई नई यूनिवर्सिटी बात बनाने की नहीं थी। 3 ईयर डिग्री कोर्स कमेटी थी कि हाँ हमें 3 साल का डिग्री कोर्स में, यानी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी हैं उसको रिफॉर्म करने के लिए जो बातें थी वो तो थी, लेकिन कोई नई चीज़ इस्टेब्लिश करना वो नहीं थी। इसलिए ए, बी और ई ही हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन अभी इसमें करेक्ट नहीं है। तो अभी आप देखेंगे कि ये मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, जिसमें थोड़े से मैथ्स के, कंप्यूटर के और आपके हायर एजुकेशंस के लिए हैं। ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि हायर एजुकेशन जो है वो बेसिकली इतना ज़्यादा पहले नहीं देखा जा रहा था, पूछा जाता है, अब ज़्यादा हिस्ट्री हायर एजुकेशन बेस्ड होकर पूछ रहे हैं, खासकर ये यूनिवर्सिटी कमीशन से। तो आप इस चीज़ को थोड़ा टॉपिक को देख कर जाएंगे और साथ में मैथ्स की इसलिए प्रैक्टिस करके जाएंगे क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा 15 क्वेश्चंस तो हम कंफर्म होके जाएं यहाँ से, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैथ्स की प्रैक्टिस थोड़ी कर जाएं, और साथ में कम्युनिकेशन के तो हम और 10-15 क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको कम्युनिकेशन तो समझ में आने लगेगा, बड़ा ईजी होता है, तो वो क्वेश्चन हमारे होने ईजी पड़ते हैं, इसलिए मैंने कम्युनिकेशन भी लिए। मैं आशा करता हूँ आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और हमारी आगे आने वाली वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें और हम इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चंस को लाएंगे और आप सभी के बीच में शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।